बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जितने सुनने वाले हैं कराची 21 न्यूज़ के, तो आज कराची 21 न्यूज़ के हवाले से हम हमारी मेहमान हैं यहाँ लंदन में इशरत शाह है मेयर ऑफ सलाउ और कश्मीर ओवरसीज एडवाइजरी काउंसिल की चेयरपर्सन है। तो कश्मीर के हवाले से आज हमने इनको थोड़ी सी दावत दी है, तो सोचा हम इनसे बात कर लें, क्योंकि जब ये मेयर थी तो इनकी कश्मीर के लिए काफ़ी खिदमत थी। इन्होंने पूरे बरतानिया में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लिया और कश्मीर के जितने भी वहाँ से कश्मीर से आते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हैं या मिनिस्टर हैं, तो उनके साथ बैठ के ये मीटिंग भी करती है और कश्मीर के हवाले से काफ़ी सारा इन लोगों का जो है ना काफ़ी बार हो चुका है। तो अब ये इस वक्त हमारी गेस्ट है, तो हम इनसे पूछते हैं कि इशरत साहिबा, कश्मीर का असल मसला है क्या? अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। दरअसल कश्मीर का जो मसला है वो तो हज़ारों साल पुराना है। जब 1947 में पाकिस्तान और इंडिया का जो सेपरेशन हुई थी, तो उस वक्त जो ये सलामती कौंसिल में भी बात गई, तो उसके बाद इस मसले को, कश्मीर के मसले के बारे में ये कहा गया था कि ये कश्मीरियों के जो है उनकी मर्जी के मुताबिक ये मसला हल होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस मसले को इसी तरह पेंडिंग छोड़कर तो ब्रिटेन वहां से निकल आया था, जिसका आज तक हम खमियाजा भुगत रहे हैं और इतनी सारी जानें ज़ाया हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया उसी तरह खामोश है। इशरत साहिबा, ये कश्मीर की तारीख तो वैसे तो हजारों साल पुरानी है। 1947 से जब इंडिया पाकिस्तान की तकसीम हुई थी, तो उस दौरान कश्मीर के इस हिस्से को बगैर किसी फैसले के अधूरा छोड़ के रख दिया गया था। आलमी ताकतों की अपनी रसाकशी या अपने मसले मसाइल की वजह से कश्मीर जो है वो एक इस वक्त तो खैर फ्लैश पॉइंट बन चुका है, लेकिन पस्से पर्दा है, उसकी कोई इतनी स्ट्रांग जो है वो कोशिश नहीं है। पिछले दिनों पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी कश्मीर इश्यू पे जो है ना अमेरिका में बात की थी, तो पूरी दुनिया में ये जो मसला जो है ये सामने आया और ये सामने मसला जो है ये जागा। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो कश्मीर पॉलिसी है, क्या वो दुरुस्त सनत में जा रही है? आप पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी से मुतमैन है या कुछ कहना चाहती हैं? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें, कश्मीर की पॉलिसी मैं समझती हूँ कि इस वक्त ना होने के बराबर है। बहुत पहले से ही ना कोई सही तरीके से कोई भी कश्मीर के मामले में नहीं बोला है। सबके अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट रहे हैं। लेकिन अगर कोई कश्मीर के मामले में अगर कोई सही पॉलिसी होती, कश्मीरियों के मसले को सही करके तो आगे लेकर चलते, तो यहाँ तक बात ना होती, 73 ईयर्स पास ना हो जाते। बल्कि जिस तरह से ये जुल्म और जबर और हो रहा है कश्मीर में, वो बहुत अरसे से हो रहा है। ये अभी की कोई नई बात नहीं है। तो ये हमेशा से अगर उनकी सही स्ट्रॉन्ग कश्मीर के मामले में पॉलिसी होती, अगर जो पाकिस्तानी लीडर्स हैं वो सही तरीके से कश्मीर को अपनी दिल की शहरग समझते, तो वो जरूर कश्मीरियों को वो प्रायोरिटी देते, तो वो जरूर आज तक मसला हल हो चुका होता और कश्मीरी इस वक्त आज़ाद होते। लेकिन मेरे ख्याल में सारे ही इसी के वो बने हुए हैं, एक पार्टी बनी हुई है, लेकिन कोई भी कश्मीर के मसले को सही तरीके से नहीं उठा रहा है। अभी भी जब जो यूनाइटेड नेशन में जब वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीच की है, तो उस वक्त भी जो है वो मोदी था दूसरी तरफ, उसने 35A आर्टिकल और 370 उसने रिवोक करके तो उसने कश्मीरियों के साथ जो जबर और ज्यादती की है। अगर सही मानों में देखें, ये सिर्फ ये नहीं कि एक बार आप बोल गए और उसके बाद आप बिल्कुल बोल नहीं रहे हैं, बल्कि उनको इतना हद तक काम करना चाहिए था, इतना हद तक बोलना चाहिए था कि इस पर उनको बिल्कुल, ये जो खामोशी है इसका मतलब ये है कि जो कश्मीर में अभी तक वायलेशंस हो रही हैं, जो जुल्म और जबर 5 अगस्त 2019 से जो कश्मीरियों पर हो रहा है, कश्मीरी अंडर अरेस्ट हैं, कश्मीरियों पर जुल्म और जबर हो रहा है। और वो उनकी नजर, कश्मीरियों की नजर पाकिस्तान पर थी। लेकिन अगर पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा इस चीज पर फोकस करता, तो वो इस मसले को सलामती कौंसिल में भी उठा सकता था, वो इस मसले को ज्यादा से ज्यादा वो हाईलाइट कर सकता था। और कश्मीरियों ने तो जगह जगह पर प्रोटेस्ट करके तो इस मसले को उठाया हुआ था, लेकिन
پاکستان کو چاہیے تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ انڈیا کو ایکسپوز کرتے اور میڈیا کے ذریعے میڈیا کو بھی انٹرنیشنل میڈیا کو بھی انوالو کرتے اور کشمیر میں جو ظلم و جبر ہو رہا ہے اور زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کو وہ اس پر مودی کو بے نقاب کرتے. اور ابھی جو خیر عمران خان نے، میں آپ کی بات کاٹوں گا عشرت جی، عمران خان نے تو ہائی لائٹ کیا ہے کہ دیکھو وہاں یونائٹڈ نیشن کے اتنے بڑے پلیٹ فارم میں انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے اور پوری دنیا میں فلیش کیا ہے. اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں پچھلے 73 سالوں سے جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے کشمیر میں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں جو خون جو ہے وہ بہہ چکا ہے. ہزاروں ماں بھی جو اپنی گودیں جن کی اجڑ چکی ہیں، ہزاروں بہنیں ہیں جن کے بھائی جو ہے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہزاروں بیویاں ایسی ہیں جن کے سواگ جو ہے وہ اجڑ چکے ہیں. یعنی کہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں ہزاروں کی تعداد میں قربانیاں ہیں، وہ ضائع نہیں ہوں گی. انشاءاللہ یہ پلٹ کے یہ مسئلہ بہت جلد آنے والا ہے اور یہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے. اور اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا گلہ ہے کہ پاکستان تو پچھلے 73 سالوں سے اس مسئلے کو جو ہے نا عالمی سطح پہ اٹھا رہا ہے، لیکن اب کشمیر کی تنظیمیں جو ہیں یہ بھی اپنا کردار ادا کریں. اس وقت کشمیر کی جو بیرون اوورسیز کمیٹیاں ہیں یا مختلف تنظیمیں ہیں یا ادارے ہیں، تو اس پہ آپ مطمئن ہیں کہ کیا وہ اس کاز کو لے کے صحیح چل رہی ہیں یا آپس میں رسا کشی ہے ان کی؟ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں اس بات کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو ماشاءاللہ جو عمران خان ہیں انہوں نے اس مسئلے کو یونائٹڈ نیشن میں اور ادھر اٹھایا ہے اور اس بات پر انہوں نے بات کی ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے 5 اگست 2019 سے جس طرح سے ظلم اور ستم کی ساری حدیں ٹوٹ گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں اور وہ اسپیشل سٹیٹس بھی ختم کر گئے، یہ دراصل پاکستان کے منہ پر ایک ڈائریکٹ تماچا تھا. اس وقت ابھی جو یہ ٹائم چل رہا ہے اس پر ان کو خاموشی نہیں اختیار کرنی چاہیے تھی. ابھی وہ سارے اپنے اپنے انٹرنل جو معاملات ہیں وہ ان میں اس قدر بزی ہو گئے ہیں. اپوزیشنز کو بھی چاہیے تھا کہ کشمیر کے معاملے میں سارے اپوزیشنز گورنمنٹ کے ساتھ مل کر تو اپنے جو ڈیفرنسز تھے وہ ان کو ایک سائڈ پر کرتے اور کہتے کہ ابھی ہمارے لیے سب سے بڑا فوکس مسئلہ کشمیر کا ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں پر انہوں نے سٹیٹس بھی ختم کر دیا. اور ابھی دیکھیں کہ جو انڈیا ہے وہ سلامتی کونسل کا ممبر بھی بن چکا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جتنا اس معاملے کو زیادہ سے زیادہ اٹھانا چاہیے اتنا اٹھایا نہیں جا رہا ہے. اس معاملے پر خاموشی ہے. اور جو باقی اپوزیشنز بھی ہیں، میں ابھی جو لاسٹ ایئر یہ مسئلہ اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہوا تھا اور اتنا زیادہ آگے جا رہا تھا کہ گورنمنٹ بھی اس پر فوکس ہو رہی تھی، لیکن ادھر سے آپ نے دیکھا کہ دوسری جو ٹیمیں ہیں انہوں نے اپنا ایک کھیل کر تو ایک پروٹیسٹ شروع کر دیا، جس کی وجہ سے جتنا کشمیر کوز کو ان لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے، جو مولانا فضل الرحمان کی طرف سے جو پروٹیسٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے جو نقصان پہنچا ہے کشمیریوں کو اور کشمیر کوز کو، اور جو آج ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، آج وہ لوگ کدھر ہیں؟ کیوں کشمیر پر نہیں بول رہے ہیں؟ اپوزیشنز کدھر ہیں؟ وہ کشمیر پر کیوں سٹینڈ نہیں لے رہے ہیں؟ تو مجھے یہ بات کہہ کر، میں ایک کشمیری ہوں، میں کشمیر کی بیٹی ہوں، مجھے میری بہنیں میرے بھائی ادھر شہید ہو رہے ہیں، میری بہنوں کی عزتیں لوٹ رہی ہیں. اگر ان کی نظر پاکستان پر ہے تو پاکستان کو صرف یہ نہیں کہ ایک بار یونائٹڈ نیشن میں بول کر تو خاموش ہونا چاہیے، بلکہ ان کو بار بار ساری جو باقی ممالک ہیں یونائٹڈ نیشنز کا جن کے ساتھ ہے ان کے ساتھ ان کو ایک ایسا کرنا چاہیے کہ وہ سب سے پہلے جو کرفیو ہے وہ لفٹ کریں، اور جو اسپیشل سٹیٹس کو انہوں نے 3 آرٹیکل کو جو انہوں نے وہ کیا ہے اس معاملے پر وہ دوبارہ اس چیز کو بحال کروائیں. لیکن باتوں میں اتنا کچھ ہو گیا ہے لیکن خاموشی اس طرح سے ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. کشمیر کا مسئلہ کسی کو مطلب ہے کہ لگ ہی نہیں رہا ہے. عشرت صاحبہ، آپ سابقہ حکومتوں کی کشمیر پالیسی سے کشمیریوں کو نقصان بھی پہنچا اور آپ کشمیر پالیسیوں سے مطمئن بھی نہیں ہیں. موجودہ حکومت جو ہے انہوں نے سلامتی کونسل میں مسئلہ اٹھایا، کیا آپ موجودہ حکومت عمران خان کی حکومت سے کوئی توقع رکھتی ہیں کہ یہ کوئی مثبت کام کر رہے ہیں، کوئی بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ پچھلے آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے، لیکن انہوں نے آج تک کوئی مثبت کارروائی نہیں کی، نہ کوئی اجلاس کیے، نہ بیرون ملک کوئی لابنگ کی، نہ بیرون ملک میں آ کے کوئی انہوں نے دورے کیے، نہ کشمیر کمیٹیوں کے جو تنظیمیں ہیں نہ ان عہدیداروں کو انہوں نے اعتماد میں لیا. تو اس میں کافی اس کاز کو نقصان پہنچا ہے. تو اب موجودہ حکومت کی جو ہے کشمیر پالیسی، اس سے آپ مطمئن ہیں یا اس پہ بھی آپ نقطہ اٹھاتی ہیں؟
देखें जो अभी जो गवर्नमेंट है, इमरान खान साहब हैं, वो इस मसले को उठा रहे हैं, लेकिन जो हमारी जो प्रीवियस गवर्नमेंट हैं उन्होंने पहले खुद भी उन्होंने कोई काम नहीं किया है कश्मीर के मसले पर, उन्होंने कोई भी उठाया नहीं है, इस पर फोकस नहीं किया है। और अभी अगर इमरान खान कुछ कर रहे हैं तो फिर भी पता नहीं किसका एजेंडा है पीछे, कि फिर भी ये लोग दूसरों को आगे करके तो उस चीज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे थे, हम कश्मीरियों की बहुत ज्यादा उम्मीदें थी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट पर और अभी की हुकूमत पर, हमें भी बहुत उम्मीदें हैं कि इमरान खान साहब इस मामले में कुछ करेंगे, लेकिन उनको अंदरूनी चैलेंजेस में इतना ज्यादा वो कर दिया गया है कि वो अंदरूनी चैलेंजेस के साथ ही डील कर रहे हैं कि कश्मीर का मसला सब ने मिलकर एक साइड पर रख दिया है। और जहां पर आप ये कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान, मैं समझती हूँ कि जो पहले की गवर्नमेंट थी, क्या कश्मीर के लोगों को अगर आप सही मानों में समझते हैं कि कश्मीर के कोई कुछ हैं जिनका ये सारा मसला है, क्यों कश्मीर के लोगों का अंदर से कोई कश्मीर में कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता था या उसको लीड नहीं कर सकता था? क्या हम लोग बेवकूफ हैं? क्या हम लोगों आप लोग हमें क्या समझते हो कि हम लोगों में अकल नहीं है या समझ नहीं है कि आपने हमें किनारे पर लगाया हुआ है और बिल्कुल हमें किसी बात में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं? इशरत साहिबा, ये देखें, आपके यहाँ मेंबर पार्लियामेंट भी हैं और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं, वो सारे कश्मीरी हैं। तो क्या आप उनसे मुतमईन है कि वो कश्मीर के लिए कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं? देखो, यहाँ मेंबरान बरतानिया पार्लियामेंट के मेंबर जो है उनसे मिलते भी हैं, उनकी लॉबी भी करते हैं। तो यहाँ मौसर तरीके से आवाज जो है उठाई जा सकती है, बजाय यूनाइटेड नेशन के अपनी जगह पे है। लेकिन उसके बावजूद ये इस गवर्नमेंट का छोड़ा हुआ मसला था। इस गवर्नमेंट को नींद से बेदार करने के लिए यहाँ की तंजीमें, यहाँ की कश्मीर कमेटियां और यहाँ के जितने कश्मीरी लीडर हैं या जिन लोगों ने अपने अपने तंजीमें बनाई, क्या उस मकसद में अभी तक किसी ने कोई कामयाबी हासिल की? क्या आपका कोई इरादा है कि इस सिलसिले में आप क्या करना चाहती हैं और क्या करने वाली हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो जितना आप ये कह रहे हैं कि यहाँ की तंजीमें जो एक इंसान की आवाज होती है, जो नॉर्मल आवाज होती है, वो पूरा जो ग्रो होता है या ग्रुप होता है, उसकी आवाज कुछ और होती है। लेकिन जो गवर्नमेंट लेवल की होती है, जो लीडरान की होती है, वो और आवाज होती है। जिस तरह से इन कमेटियों ने सब लोगों को इकट्ठा करके तो वो प्रोटेस्ट पर जा सकते हैं, वो एमपीज को के साथ बात करते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है जो ये किरदार अदा कर रही है, जिनको ये किरदार अदा करना चाहिए कि वो कश्मीर के मसले को यहाँ पर भी, यूनाइटेड नेशन में भी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली वो बात करें और उनसे ये कहें कि सबसे पहला जो हमारा मसला है वो इंडिया जो है वो इनकी हकूक की, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उसने जो आर्टिकल 370 को और 35A को भी जो उसने रिमूव किया है, रिवोक किया है, उसको दोबारा बहाल कराएं। और कश्मीरियों को जो उन पर कर्फ्यू है वो इसी वजह से है कि वो बाहर निकलेंगे तो वो ज़ाहिर है इतने अपसेट हैं, और दूसरा वो एक कैद में हैं, आपके तो कोई वो राब्ते बाहर हैं निकलेंगे तो वो इस कश्मीर के मामले में बोलेंगे। कश्मीर में आपके कोई राब्ते हैं? क्योंकि इस वक्त एक कोरोना की वजह से और वहाँ हालात खराब हैं, तो किस तरह वो सरवाइव कर रहे हैं कश्मीरी? क्योंकि एक तो कोरोना की वजह से वो नजरबंद है, दूसरा भारतीय अफवाज जो है वो लाखों की तादाद में फौज जो है वो सड़कों पे मौजूद है, गोलियां चलाती है, फायरिंग करती है। हालात वहाँ दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। तो क्या वहाँ आपकी आवाज जो है आपने वहां किसी से कोई कांटेक्ट किया है? क्या सूरत हाल है? क्योंकि मोदी इस वक्त पूरी दुनिया में रुसवा हो चुका है और मोदी की जो है पोजीशन पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। पहले ओआईसी जो अरब कंट्री थे, इन्होंने भी कभी तवज्जो नहीं दी, लेकिन इस हुकूमत के होते हुए इन लोगों ने स्ट्रांग मैसेज दिया है भारत को। तो आप क्या समझती है कि इस वक्त जो सिचुएशन है, भारत जो है उसकी क्या हालत होने वाली है? क्योंकि लगता तो यही है कि भारत के अंदर भी तहरीक, एक कश्मीर के अलावा दूसरी तहरीकें, खालिस्तान है और दूसरे जो है अलहदगी पसंद है, वो भी अपना अपना उनको भी तकवीयत मिल रही है, वो भी कश्मीर की तरफ अपनी आजादी के लिए जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि भारत के इस वक्त क्या पोजीशन है? वो क्या वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा या उसकी क्या हालत होने वाली है? अब कश्मीरी जो है उनकी आह भी लगेगी, क्योंकि पूरी दुनिया में कश्मीर जो है उसका खून जो है वो पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। तो आप
का कोई उधर उनसे कोई राब्ता, कोई किसी के साथ कोई कांटेक्ट हुआ है? और मुख्तसर से मैं ये पूछूंगा कि यहाँ के जो है मेंबरान, जो मैंने पहले आपसे की थी बात, कि उन लोगों का क्या किरदार है, वो कहाँ तक पहुंचे इस मामले को लेके? क्योंकि रोज मीटिंगें तो पार्लियामेंट में होती रहती हैं, डिसीजन भी होते रहते हैं, बातें भी होती रहती हैं, सेमिनार भी होते रहते हैं, लेकिन कोई मुस्बित निकला नहीं है, कोई नतीजा सामने अभी तक नहीं आ सका। क्या आप लोग नाकाम हो चुके हैं कि बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं ले सकते? देखें, मैं पहले आपके जो पहले सवालात हैं, मैं उनका पहले आपको जवाब दे दूं कि जो मेंबरान ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जो कुछ भी हैं, उनको चाहिए कि ये नहीं कि जो और दूसरा आपने तंजीमों की बात की है, तंजीमों के जो चेयर्स हैं या जो भी मेंबर्स हैं जिन्होंने तंजीमें बनाई हुई हैं, दरअसल वो जब करते हैं कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को अपनी वो लॉबी करके तो अपनी तंजीमों में लाकर तो उनसे वो पूछते हैं, तो वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हैं उनके लिए आसान है कि वो वहां पर बैठकर उनकी तंजीमों के अंदर बैठकर तो वहां पर वो बात कर लें। असल जो उनकी जगह है बोलने वाली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की, वो पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट में अगर वो आवाज नहीं उठाएंगे तो वो छोटी छोटी तंजीमों में या बड़ी तंजीमें जो भी हों, अगर वो वहां पर जाकर आवाज उठाएंगे तो दरअसल वो अपने वोटर्स को खुश कर रहे होते हैं कि वो वोटर्स उनके सुनकर, वही क्लिप सुनकर तो वो खुश हो जाते हैं कि इसने आवाज उठाई है। लेकिन असल में वो ये डैमेज हो रहा है कि उनको जहां पर आवाज उठानी चाहिए वो डर से आवाज नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि वो अपने लोगों को वहां पर अपसेट नहीं करना चाहते, जो इंडियन वोटर्स हैं उनको वो अपसेट नहीं करना चाहते, और सेम टाइम वो इन तंजीमों में आकर तो बात कर जाते हैं, तो वो हमारे लोगों को खुश कर जाते हैं और हमारे लोग इसी पर उनको वोट दे देते हैं। लेकिन असल में जो उनकी जगह है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की जगह पार्लियामेंट में है। बात तब होगी, हम उसको कहेंगे कि वो सक्सेसफुल है, जब एक एजेंडा में कोई भी पार्टी, चाहे वो लेबर पार्टी हो चाहे वो टोरी पार्टी हो, अगर वो एक एजेंडा आइटम में रख कर तो उस मामले को डिस्कस करेंगे, पार्लियामेंट में डिबेट होगा, इस मामले पर कोई पॉलिसी बनेगी, इस मामले पर वो कोई एक्शन लेंगे। सबसे पहला एक्शन कोई इतना सख्त नहीं है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए और ब्रिटेन के लिए ये बिल्कुल आसान मसला है कि वो सिर्फ इंडिया को ये कहें कि भाई आप जो इंसानी हकूक की पामाली कर रहे हो वो वापस, जो आर्टिकल्स हैं उनको वापस दोबारा बहाल करो, और जो लोगों की जिंदगी को इस तरह से आप मफलूज कर रहे हो और इस तरह से उनको अब्यूज कर रहे हो वो वापस लाओ, क्योंकि ये जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है या ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, वो सिर्फ एक पाकिस्तान की या सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया को इस पर आवाज उठानी चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जो आपने कहा है कि कश्मीर में जो अभी करंट सिचुएशन है और उस पर कोरोना वायरस का, दरअसल जो एज ए पाकिस्तानी हमारा जो है एज ए कश्मीरी, हम इस साइड पर रहने वाले हैं, हम इस साइड पर रहने वाले उनको कोई मदद हम पहुंचा भी नहीं सकते हैं। हम जो यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल जो मिनिस्ट्री इंटरनेशनल और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके साथ हम जब हमारी जूम पर भी कितनी मीटिंग्स हो चुकी हैं, तो मैंने उनसे कहा है कि हम अगर कोई उनको मदद पहुंचाएंगे तो वो ऐसे लगेगा कि हम कोई जैसे को फीड कर रहे हैं, टेररिज्म को फीड कर रहे हैं या मुजाहिदीन को फीड कर रहे हैं, वो हम पर ये लेबल लगाकर चुप करा देते हैं। और अगर पाकिस्तान की तरफ से वो हेल्प आएगी तो वो ज़ाहिर वो कभी भी वो उधर जाने नहीं देंगे। तो इसलिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप इन्वॉल्व हो हमारे बिहाफ। अगर इंडिया की गवर्नमेंट आपको वहां पर नहीं जाने देती, मीडिया को वहां पर नहीं जाने देती, तो इसका मतलब ये है कि दे आर ट्राइंग टू हाइड समथिंग, और जब आपको वो स्टॉप करेंगे ये एक्सक्यूज बना करके आप वहां पर नहीं जा सकते, वहां पर रिस्क है, तो उनसे ये पूछें कि किस बात का रिस्क है। कश्मीरी तो वहां पर अंडर लॉक हैं, जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां पर जो कश्मीर के बॉर्डर पर वहां पर तो इतनी ज्यादा आपकी फौज वहां पर तैनात है, तो किसकी तरफ से खतरा है? आपकी फौज क्या उन लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती कि वो जाकर खुद अपनी आंखों से देखें और देखें कि वहां पर जुल्म क्या हो रहा है और उन लोगों की जुबानी सुने? अगर वो बार बार उन तंजीमों को रोकेंगे, अगर वो उन एमनेस्टी इंटरनेशनल या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको रोकेंगे या मीडिया को रोकेंगे, तो उसके पीछे उनका यही एजेंडा होगा कि वो दे आर ट्राइंग टू हाइड समथिंग। तो मैंने उनको सख्ती से मैं ये कहा है कि आप आगे बढ़े, हम आपके साथ होंगे, हम इसी चीज पर काम कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर हम उनको कोई पैसे भेजते हैं, जब वो अंडर लॉक हैं तो कर्फ्यू के अंडर हैं, जब उनको बाहर जाने की
इजाजत ही नहीं है। अभी आपने देखा कुछ 2 हफ्ते पहले एक मासूम बच्चे के सामने उसके नाना को शहीद कर दिया गया, तो वो सिर्फ दूध या कुछ खाने की अशिया लाने के लिए गया था, वो उनके लिए क्या थ्रेट थी। तो यही सबसे बड़ी मिसाल है कि अगर वो उन लोगों को बाहर भी नहीं निकलने देते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आगे करके तो उनके जरिए इंडिया का जो चेहरा है, मकरूज चेहरा है, उसको एक्सपोज कर बेनकाब किया सकते जा हैं। सकता है। थैंक यू बिल्कुल। इशरत और साहिबा। दूसरी बात मैं ऐड करना चाहती हूँ कि मैं जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, मैं उसकी को तश्कील दे रही हूँ और मैं समझती हूँ कि मैंने बहुत यहाँ पर काम किया हर लिहाज से मैं कश्मीर के मामले में इन्वॉल्व हुई हूँ। लेकिन कश्मीर मेरा घर है, कश्मीर मेरा वतन है, कश्मीर में मेरी उस मिट्टी में मैं पैदा हुई हूँ। मेरा सिर्फ हाफ माइल कश्मीर के बॉर्डर्स के पास मेरा घर है। मेरी फैमिली मेंबर्स वहां से छोड़कर तो वो दूसरी जगह पर लोगों के किराए के घरों में आकर तो वहां पर आबाद हैं, वहां उनके घर खंडर बन चुके हैं, तो वो अपने घरों से बेघर हैं। तो मुझसे ज्यादा कश्मीर का दर्द कौन समझ सकता है। और मैंने इसी बात को देखकर तो मुझे ये लगा है कि अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन, एक चैनल के जरिए बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को साथ लेकर तो मैं आगे बढ़ूं और कश्मीर की आजादी के लिए यूनाइटेड नेशन तक अपनी प्रोफाइल को लेकर यूनाइटेड नेशन तक एक औरत की आवाज बनकर, कश्मीर की आवाज बनकर आगे बढ़ूं, तो मैंने उस पर ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया हुआ है और सारी औरतों को मैं ऑलरेडी इकट्ठा कर लिया हुआ है एक प्लेटफॉर्म पर। और बात यह है कि बस इस पर ज्यादा आगे काम और प्रोग्रेशन की जरूरत है और इंशाअल्लाह मैं सूनर सामने आऊंगी और इस ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करके तो मैं आगे यूनाइटेड नेशन तक जाऊंगी और अपने कश्मीरी भाइयों का, अपने कश्मीरी बहनों का के साथ जो बुरा सलूक हो रहा है उसके खिलाफ मैं अपनी स्ट्रॉन्ग आवाज पॉइंट टू पॉइंट मैं आवाज उठाऊंगी और उनसे जवाब मांगूंगी कि अभी तक आपके रास्ते में कौन सी रुकावट थी कि अभी तक आपने ऐसा नहीं किया, इन जुल्म को और इस सब को वायलेशन को स्टॉप क्यों नहीं किया। क्यों आप इस मामले में खुश हैं। किसी जगह पर जुल्म होता है तो कोई एक मारा जाता है तो इराक पर हमला हो जाता है, शाम पर और बाकी जगहों पर हमले हो जाते हैं। तो जब कश्मीरियों पर इतना जुल्म हो रहा है तो क्यों इनको सिर्फ तजारत की वजह से ये खुश हैं या खुश हो रहे हैं या इंडिया को कुछ कहना नहीं चाहते हैं। इसलिए इनको फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशन का वो करता दरता नहीं होना चाहिए। फिर इनको ये नहीं कहना चाहिए कि हम ह्यूमन राइट्स वायलेशन या ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े हम किंग्स हैं। या तो ये इस बात से निकले या उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। थैंक यू। आपका आज के प्रोग्राम में आपका मैसेज जो है पूरी दुनिया में जा रहा है, ये लाइव था और पूरी दुनिया में ये मैसेज इंशाल्लाह हम पहुंचाएंगे। भारत का मकरूज चेहरा जो है पूरी दुनिया में बेनकाब होगा। कश्मीर की बेटियां खामोश नहीं बैठी। कश्मीर की बेटी एक बरतानिया में इस वक्त मौजूद है और अपनी बहनों को इकट्ठा करके उसका एक मिशन है कि कश्मीर की आज़ादी के लिए और कश्मीर कोई स्ट्रगल के लिए, कश्मीर के होने वाले जुल्म को बेनकाब करने के लिए एक कश्मीर की बेटी इस वक्त बरतानिया में मौजूद है जो अपना मैसेज दे रही है। इंशाल्लाह आपका मैसेज पूरी दुनिया के बहनों, माओ, बेटियों तक जाएगा और इंशाल्लाह वो दिन बहुत जल्दी आएगा। इंशाल्लाह आपको अगला प्लेटफॉर्म दोबारा मुहैया करेंगे। आपसे एक दफा फिर नशिस्त होगी, आपसे एक दफा फिर मुलाकात होगी। अगली मुलाकात तक के लिए हम सबसे इजाजत चाहते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।